1929 में एक माशी बहरान आया जिसने देखते ही देखते सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। यूरोप, अमेरिका और जापान की सनत ने पहली जंग अजीम के बाद आम इस्तेमाल की चीज़ें इतनी वाफर मिकदार में तैयार कर दी कि जितनी उनकी मांग और खपत नहीं थी। नतीजतन कीमतें गिर गई, सनतकारों को नुकसान हुआ तो उन्होंने सरमाया रोक दिया, जिससे सनत और मईशत तबाह हो गई। सारी दुनिया इससे बुरी तरह मुतासर हुई। 1929 का ये माशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन कहलाया। लेकिन इस माशी बहरान से हिटलर को कैसे फ़ायदा हुआ? वो कौन सा लीडर था जो हिटलर के खौफ से बेहोश हो गया? दोस्तों, आप देख रहे हैं हिटलर की बायोग्राफी का दूसरा हिस्सा। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें कुछ तजस्सुस और कुछ नए हकाइक शामिल होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिस्ट्री प्लेबैक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हुआ यूं कि 1929 के माशी बहरान की वजह से अमेरिका ने जर्मनी को कर्ज देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जर्मनी की सनतें और कारखाने बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब जर्मन लोगों को किसी ऐसे लीडर की तलाश थी जो जर्मनी को इन मुश्किलात से निकाल सके, और ऐसा लीडर उस वक्त जर्मनी में हिटलर के अलावा कोई और नहीं था। हिटलर अब एक मर्तबा फिर नए जोश व जज्बे से मामूर होकर लोगों से खिताब करने के लिए निकला। मुश्किलात में फंसे हुए जर्मन बाशिंदे शदीद मायूसी की लपेट में थे। इन हालात में जब हिटलर ने नाजीज़म की बात की तो लोगों को महसूस हुआ कि इनके दिल की बात कहने वाला कोई सामने आ चुका है। हिटलर के पुरजोश और तरक्की पसंद ख्यालात ने अब जर्मनी में हलचल मचा दी। अब हिटलर ने पार्टी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जोसेफ गोइबल्स का इंतखाब किया। इसके बारे में कहा जाता था कि ये झूठ को सच में बदलने के गुर जानता है। इसने एक मर्तबा कहा था कि झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच बन जाता है, और हिटलर को भी किसी ऐसे ही शख्स की जरूरत थी जो झूठ को सच साबित करने की आर्ट जानता हो। अब जहां तक फंड्स की बात थी तो मशहूर जर्मन कंपनियां कोडेक, BMW, फेंटा, फोर्ड, सीमेंस, नेस्ले ये सब कम्युनिस्टों के खिलाफ हिटलर को सपोर्ट करती थी। 1930 में जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के नताइज से हिटलर भी हैरत में रह गया, क्योंकि नाजी पार्टी को पार्लियामेंट की 107 नशिस्तें और 18% वोट हासिल हुए, और यूं वो असम्बली की 9वीं और सबसे छोटी जमात से एकदम छलांग लगाकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन हिटलर अब भी जर्मनी का चांसलर नहीं बन सकता था। उस वक्त जर्मनी का सदर वॉन हिंडनबर्ग था। ये पहली जंग अजीम में जर्मन फौजों की क़यादत भी कर चुका था, इसलिए उसे अवाम में बहुत मकबूलियत हासिल थी, और ये नहीं चाहता था कि हिटलर जर्मनी का चांसलर बने। लेकिन फरवरी 1932 के सदारती इलेक्शन में हिटलर ने हिंडनबर्ग के मुकाबले में ही इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इन इलेक्शन में हिटलर को 36% वोट मिले, लेकिन वो फिर भी हिंडनबर्ग से इलेक्शन जीतने में कामयाब ना हो सका। हिटलर सदारती इलेक्शन तो न जीत सका, लेकिन 4 माह बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन में उसकी पार्टी ने 230 नशिस्तें हासिल की। अब असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी हिटलर की थी। हिटलर ने सदर से दरख्वास्त की कि उसे मुकम्मल इख्तियारात के साथ चांसलर बनाया जाए, लेकिन सदर हिंडनबर्ग ने उसे चांसलर बनाने से इनकार कर दिया। उस वक्त का जर्मन चांसलर फ्रांज वॉन पेपन भी जर्मनी के हालात ठीक करने में नाकाम रहा। इन हालात को देखते हुए हिंडनबर्ग आखिरकार हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाने पर राजी हो गया, लेकिन उसने हिटलर को चांसलर और पेपिन को वाइस चांसलर बनाया ताकि हिटलर को खुसूसी इख्तियारात हासिल करने से रोका जा सके। बूढ़ा हिंडनबर्ग अपनी तरफ से हिटलर के हाथ बांधकर उसके सामने खाने की प्लेट रख रहा था, लेकिन उसके तजुर्बे ने उसे धोखा दिया। बिलाखिर 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर के सामने सबसे बड़ा मसला कम्युनिस्टों का था।
ہٹلر اب کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ کمیونسٹ حکومت کے خلاف کوئی اقدام کریں، اور ایسا موقع ہٹلر کو جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ 27 فروری کی رات کو پارلیمنٹ کی عمارت کو آگ لگ گئی، اور آگ لگانے والا ایک کمیونسٹ تھا۔ ہٹلر نے اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمیونسٹوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے جب 5 مارچ 1933 کو الیکشن ہوئے تو ہٹلر کی پارٹی نے 647 میں سے 288 نشستیں جیت لیں، اور صدر ہینڈنبرگ نے بھی اب ہٹلر کی خصوصی اختیارات کی درخواست مان لی۔ 23 مارچ 1933 کو ہٹلر نے پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ ڈکٹیٹر بنتے ہی ہٹلر نے نازی نظریے سے مخالفت رکھنے والی تمام کتابوں کو آگ لگوا دی، مخالف اخبارات بند کرا دیے اور دوسری سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی، اور ساتھ ہی ہٹلر نے یہ قانون بھی بنایا کہ اگر کوئی شخص جرمنی میں نئی پارٹی بنائے گا تو اسے 3 سال کی سزا دی جائے گی۔ انہی دنوں جرمنی کا بوڑھا صدر ہینڈنبرگ بیمار ہو گیا۔ ہٹلر کو معلوم تھا کہ جلد ہی ہینڈنبرگ کی موت کا نازک مسئلہ آنے والا ہے۔ اگر اس وقت فوج نے اس کی حمایت نہ کی تو اس کے نازی انقلاب کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ ہٹلر SA کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتا تھا، اور یہ مقصد اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اب اسے اس تنظیم سے زیادہ جرمن فوج کی ضرورت تھی۔ لہٰذا جرمن فوج اور ہٹلر کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا کہ فوجی کمان ہینڈنبرگ کے بعد ہٹلر کو اس کا جانشین بننے میں مدد کرے گی۔ اس کے بدلے ہٹلر SA کے سربراہ روہم ارنسٹ کو راستے سے ہٹا دے گا، کیونکہ جرمن فوج روہم ارنسٹ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ 30 جون 1934 کی رات ہٹلر کے گارڈ جو SS کہلاتے تھے، انہوں نے روہم ارنسٹ سمیت 400 ہٹلر کے مخالفین کو قتل کر دیا۔ ہٹلر نے اب یہ دعویٰ کیا کہ یہ قتل عام SA کی حکومت کا تختہ الٹنے کے منصوبے کی جوابی کارروائی تھی۔ 30 جون کی یہ رات آج بھی نائٹ آف دی لانگ نائٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اس قتل عام کے کچھ ہی عرصے بعد بوڑھا جرمن صدر ہینڈنبرگ بھی انتقال کر گیا۔ ہینڈنبرگ کے انتقال کے بعد اب ہٹلر جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی۔ ہٹلر نے اب صدر اور چانسلر کے عہدے کو اکٹھا کر دیا، اور یوں وہ صرف نازی پارٹی کا ہی نہیں بلکہ پوری جرمنی کا فیورر یعنی لیڈر بن گیا۔ فیورر بننے کے بعد ہٹلر نے سارے عالمی معاہدے ختم کر دیے، اور ساتھ ہی تاوان کی رقم دینے سے بھی انکار کر دیا۔ جرمن سپاہی اب ملک یا دستور کے لیے نہیں بلکہ ہٹلر سے وفاداری کا حلف لیتے۔ 18 سال سے 25 سال تک کے سب جرمنوں کے لیے فوجی تربیت لازم کی گئی، اور جرمن فوج کی تعداد بھی پہلے سے 5 گنا بڑھا دی گئی۔ ہٹلر جب اقتدار میں آیا تھا تو 60 لاکھ جرمن لوگ بے روزگار تھے، لیکن اب جرمنی میں کوئی شخص بھی بے روزگار نہیں تھا۔ اس طرح ہٹلر نے اس زمانے میں اپنے ملک کو معاشی بدحالی سے نکال کر خوشحالی اور ترقی کے راستے پر ڈالا، جب پورا یورپ اور امریکہ گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار تھا۔ لیکن ہٹلر کے لیے جرمنی کی یہ خوشحالی اور معاشی استحکام اصل مقصد نہ تھا۔ اس کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ آریائی نسل کی جرمن قوم کو ایک وسیع رقبہ اور سلطنت دے، جہاں یہ قوم پھلے پھولے اور بالآخر ساری دنیا پہ چھا جائے۔ طاقت میں آنے کے بعد ہٹلر اپنے یہود مخالف جذبات کا کھلم کھلا اظہار کرنے کی پوزیشن میں آ گیا تھا۔ اب اس نے یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی، یہودیوں کے ووٹ دینے، ملازمت کرنے اور ان کی جرمنوں سے شادی پر بھی پابندی لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ 1933 سے 1945 تک ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا۔ اس قتل عام کو آج مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں اب کوئی شخص بے روزگار نہیں تھا، اور جرمن فوج بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھی۔ اس لیے اب ہٹلر پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی جرمن سلطنت دوبارہ بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سب سے پہلے فرانس اور جرمنی کی سرحد پر واقع ایک اہم صنعتی علاقے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جسے پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں نے جرمنی سے چھین لیا تھا۔ 7 مارچ 1936 کی صبح جرمن فوج رائن لینڈ میں داخل ہو گئی، اور ایک بھی گولی چلائے بغیر ہٹلر نے رائن لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ اب ہٹلر کا اگلا ہدف آسٹریا تھا۔
12 मार्च 1938 को जर्मन फौज ऑस्ट्रिया में दाखिल हो गई। हिटलर की नाजी तहरीक ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और ऑस्ट्रिया में लाखों जर्मन कौम परस्तों को बेदार कर दिया था। खुसूसन ऑस्ट्रिया में ऐसे लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद थी जो खुद मुख्तार ऑस्ट्रिया की बजाय जर्मन सल्तनत में शामिल होना चाहते थे। इसलिए जब हिटलर ने 10 अप्रैल 1938 को ऑस्ट्रिया में रेफरेंडम करवाया तो ज़्यादातर लोगों ने जर्मनी से इल्हाक के हक में वोट दिया और यूं हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा कर लिया। हिटलर ने एक भी जान ज़ाय किए बगैर जर्मन फौज को ऐसी मजबूत पोजीशन दे दी थी कि अब चेकोस्लोवाकिया उसके सामने दिफा नहीं कर सकता था। इसलिए वसीम तरीन जर्मन सल्तनत का ख्वाब देखने वाले जर्मन कॉम्प्रस और इनका फ्यूहर चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड वापस लेने के लिए बेचैन थे। हिटलर ने एक मुलाकात के दौरान बरतानवी वजीर आज़म नेवल चैम्बरलेन को यकीन दिलाया कि ये उसकी आखिरी डिमांड है, इसके बाद वो जंग ख़त्म कर देगा। बरतानवी वजीर आज़म ने हिटलर की बात मान ली और सुडेटनलैंड भी हिटलर के हवाले कर दिया। लेकिन हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी सूबों में बगावतें करवा दी और फिर इस बहाने से अपनी फौजें दाखिल की कि वो चेकोस्लोवाकिया की आज़ादी की हिफाजत करना चाहता है। और यूं हिटलर ने सारे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सदर डॉक्टर एमिल हाशा से बर्लिन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हिटलर ने सदर को इतनी धमकियां दी कि वो खौफ से बेहोश हो गया। चेकोस्लोवाकिया पर भी जर्मनी का कब्जा हो चुका था। अब गोया पोलैंड की बारी थी। लेकिन इस बार फ्रांस और ब्रिटानिया ने हिटलर को धमकी दी कि अगर जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है तो फ्रांस और ब्रिटानिया पोलैंड के साथ खड़े होंगे। अब हिटलर को यकीन हो गया कि अगर उसने पोलैंड पर हमला किया तो फ्रांस और ब्रिटानिया इसकी राह में जरूर रुकावट बनेंगे। लेकिन हिटलर को इससे भी ज्यादा खतरा रूस से था, क्योंकि अगर रूस मगरबी ताकतों का हलीफ बन जाता तो हिटलर मशरक और मगरब दो महाजों की जंग नहीं जीत सकता था। इसलिए अब उसने रूसी हुक्मरान स्टालिन से भी माहिदा कर लिया। माहिदे में यह तय पाया कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी तीसरी ताकत की दूसरे के खिलाफ मदद करेंगे। 31 अगस्त को हिटलर के हुक्म पर जर्मन सिपाहियों को पोलैंड का साख्ता असला और पोलिश सिपाहियों की वर्दी मुहैया की गई। इन जर्मन सिपाहियों ने बेस बदलकर जर्मनी और पोलैंड की सरहद पर वाक़े एक जर्मन रेडियो स्टेशन पर हमला किया। हिटलर ने इस हमले का इल्ज़ाम पोलैंड पर लगाकर 1 सितंबर 1939 की सुबह पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले के साथ ही दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। लेकिन इस जंग में जर्मन फौज का अंजाम क्या हुआ और हिटलर ने रूस पर हमला क्यों किया? अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि हिटलर ने खुदकशी क्यों की तो हिटलर की इसी बायोग्राफी का अगला पार्ट भी देखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें।